हाँ जी दोस्तों, चलिए जी, तो हमारा लास्ट बेसिकली पॉइंट रहता है वोटिंग के ऊपर, जिसमें हम देखेंगे वोटिंग थ्रू पोस्टल बैलेट। सेक्शन नंबर 110 है जो इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। लास्ट तरीका है वोट का, कि एक लास्ट ऑप्शन जिसमें वोट करवाया जा सकता है। और ये वोट जो है ये बेसिकली उस सिनेरियो में है जब जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं, वो मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकते, लेकिन उनके वोट की जरूरत है वहां पे, मतलब उनका वोट छोड़ा नहीं जा सकता। तो उस केस में हमारे पास ऑप्शन आता है पोस्टल बैलेट का, कि भैया वोट सभी से लेंगे, चाहे आप मीटिंग में आओ चाहे आप मीटिंग में ना आओ। तो उसके लिए कुछ की डिसीजंस है, मतलब कुछ ऐसे ऐसे चीजें हैं जिसके ऊपर भैया पोस्टल बैलेट होना जरूरी है। एट द एंड हमें देखेंगे बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जहां पे बिना पोस्टल बैलेट के आप उस डिसीजन को पारित नहीं कर सकते, मतलब उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, उसके ऊपर काम नहीं कर पाओगे। तो वहां पे आपको पोस्टल बैलेट की जरूरत पड़ जाती है। चलिए जी, तो क्या आप बेसिकली कह रहा है कि कुछ ऐसे सिनेरियो हैं जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, एक्सट्रैक्ट ऑफ एक्ट में देख रहे हैं हम, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट अ कंपनी shall in respect of such items of a business as a central government may by notification declare to be transacted only by means of postal ballot। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट कह देता है भैया नोटिफिकेशन के जरिए कि ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर आपको अगर ट्रांजैक्शन करनी है, मतलब इसके ऊपर डिसीजन लेना है, तो पोस्टल बैलेट के जरिए ही ले पाओगे और कोई ऑप्शन नहीं है। ये तो आ गया कंपल्सरली। उसके अलावा भी कंपनी अगर ऑर्डिनरी बिजनेस के अलावा किसी और चीज के ऊपर डिस्कशन करना चाहती है, और उनको लगता है, बिजनेस को लगता है क्या, कि जिसके बारे में डायरेक्टर्स को और ऑडिटर्स को भी सुनना चाहिए, उसके ऊपर डिस्कशन लेना चाहिए, उसके बारे में समझना चाहिए, तो उस केस में कंपनी भी है जो पोस्टल बैलेट का चयन कर सकती है, पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग करवा सकती है। ठीक है, तो दो सिनेरियो आ गए। पहला वो जहां सेंट्रल गवर्नमेंट मैंडेटरली कह रहा है, और दूसरा वो जहां पे कंपनी को लगता है, तो कंपनी चाहे तो ऐसा कर सकती है। वो होने चाहिए अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस, मतलब ऑर्डिनरी बिजनेस के अलावा और कोई बिजनेस है, कह सकते हो आप सिंपल कि स्पेशल स्पेसिफाइड बिजनेस। तो उस सिनेरियो के अंदर, और साथ में ये भी लगता है कि डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स उसके बारे में सुनना जरूरी है, उस मीटिंग के बारे में जानकारी उनकी होनी जरूरी है, तो उस केस में करवाया जा सकता है पोस्टल बैलेट के थ्रू आपका ट्रांजैक्शन। ठीक है, उसके बाद बात आती है क्या, इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब इंस्टेड ऑफ ट्रांजैक्शन सच बिजनेस एट दिस जनरल मीटिंग। मतलब पोस्टल बैलेट का मतलब क्या, आप जरा इस चीज को एक बार थोड़ा सा और समझ लो। मैंने पीछे इसके बारे में कई बार बात की है। क्या इसका बेसिक मतलब है कि पोस्टल बैलेट बेसिकली क्या है, कि अगर आपको मीटिंग आप नहीं कर पा रहे, या मीटिंग के करने में आपके सारे जो मेंबर्स हैं, सारे जो शेयर होल्डर्स हैं, वो अटेंड नहीं कर पा रहे, तो उस केस में हम ऑप्शन लेते हैं कि चलो पोस्टल बैलेट से वोटिंग करा लेते हैं। ये सारे मुद्दे पे नहीं हो सकता, ये चीज पक्की है कि सारे मुद्दे पे पोस्टल बैलेट एप्लीकेबल नहीं होता। ये सिर्फ कुछ ही मुद्दे पर एप्लीकेबल होता है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर रखा है, या फिर वो अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस होनी चाहिए, जो कि आपने पीछे पढ़ा है ऑर्डिनरी बिजनेस क्या क्या होते हैं। लाइक सिंपल बैलेंस शीट अप्रूवल करना है, ऑर्डर की अपॉइंटमेंट करनी है, ये सारे एजेंट के मुद्दे हैं। इसके केस में आप पोस्टल बैलेट का आपको ऑप्शन नहीं मिलता, बट अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस अगर कोई भी सिनेरियो आएगा तो वहां पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आप पोस्टल बैलेट के थ्रू काम करवा सकते हो। ठीक है, तो पोस्टल बैलेट का बेसिकली मतलब क्या है कि जितने भी शेयर होल्डर है वो बाय पोस्ट अपना जो भी कंसेंट होगा वो भेजेंगे आपको, कि भैया हम क्या चाहते हैं इसके ऊपर, वो उसका जो अप्रूव कर रहे हैं उसको, या वो उससे एग्री नहीं कर रहे हैं, वो जो भी होगा वो आपको भेजेंगे पोस्टल वोट के थ्रू। ठीक है, साथ में यह कहा जाता है कि वो पोस्ट से ना भेज के इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी भेज सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीन का मतलब क्या हुआ, कि जैसे आपने पढ़ा था पीछे वाले सेक्शन 108 के अंदर, कि इलेक्ट्रॉनिक मीन के अंदर वहां पे बहुत सारी वाइड चीजें बताई गई थी, लॉगिन आईडी, पासवर्ड वगैरह वगैरह। बट यहाँ सिंपल है क्या, कि वो पोस्ट से भेज रहे थे, पोस्ट से ना भेज के सपोज आपको फैक्स कर दें, सपोज आपको ईमेल कर दें, या कोई और इलेक्ट्रॉनिक मोड अप्लाई करें जिससे कि आपके पास जानकारी पहुंच जाए कि वो शेयर होल्डर क्या चाहता है, उसका वोट जो है वो किस फेवर में है। तो दो ऑप्शन है, या तो पोस्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीन। ठीक है, तो जब भी जनरल मीटिंग ना करनी हो आपको, या सारे लोग वहां अवेलेबल ना हो पाए, अच्छा ऐसा भी जरूरी नहीं है कि पोस्टल बैलेट के थ्रू आप जनरल मीटिंग करोगे ही नहीं। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जनरल मीटिंग भी होगी, जितने लोग आ पाएंगे, जो नहीं आ पाएंगे वो पोस्टल बैलेट से वोट दे देंगे। तो वो भी चीजें पॉसिबल है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्या कह रहा है, तो कह रहा है इन सच मैनर एज मे प्रिस्क्राइब, मतलब उस तरीके से मीटिंग की जाएगी जो भी प्रिस्क्राइब किया गया है के अंदर, लेकिन इंस्टेड ऑफ ट्रांजैक्टिंग सच बिजनेस एट अ जनरल मीटिंग, मतलब जनरल मीटिंग में उसकी बातें नहीं होगी, उसके ऊपर डिस्कशन नहीं होगा। फिर देखो प्रोविजो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा जा रहा है कि प्रोवाइडेड दैट एनी आइटम ऑफ बिजनेस रिक्वायर्ड टू बी ट्रांजैक्टेड बाय मींस ऑफ पोस्टल बैलेट अंडर क्लॉज ए, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिस्क्लोज किया है। तो उसकी जब हम लिस्ट देखेंगे तो वहां पे क्या है कि इस सिचुएशन के अंदर क्लॉज ए में भी ट्रांजैक्टेड एट द जनरल मीटिंग, मतलब कि यहाँ पे जनरल मीटिंग भी होगी, वहां पे भी इस चीज के ऊपर डिस्कशन होगा, बाय अ कंपनी विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द फैसिलिटी टू मेंबर टू वोट बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस अंडर सेक्शन 108 के थ्रू जो इलेक्ट्रॉनिक मीन है उसकी फैसिलिटी में उनको दी जाएगी इन द मैनर प्रोवाइडेड इन दैट सेक्शन, जो भी तरीके से सेक्शन 108 के अंदर बताया गया था। मतलब क्या आ रही है कि पोस्टल बैलेट भी दिया गया,
उन मुद्दों के ऊपर, और साथ में इलेक्ट्रॉनिक मीन का भी ऑप्शन दे दिया गया, और उसके इसमें कहा गया कि आप मीटिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप मीटिंग वहां पे करोगे, जनरल मीटिंग भी वहां पे होगी, लेकिन पोस्टल बैलेट का एक एडिशनल ऑप्शन है ताकि जो लोग पोस्ट से करना चाहें, एक सिंपल नेचर में कह सकते हो कि नॉर्मल इंसान जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है, ज्यादा समझ नहीं है, तो उसको पोस्ट से भी कम से कम वोट कर पाए, ऐसा ना हो कि वो वोट ही ना कर पाए, ठीक है ना। तो वैसे लोग भी वोट, उनका वोट भी की सहमति या असहमति भी कंपनी तक पहुंचे, उसके लिए बेसिकली एक ऑप्शन है, ठीक है। चलिए, तो ये अहम मुद्दों के ऊपर इसलिए रखा गया ताकि वो मुद्दों में अगर कुछ छेड़खानी हो रही है जो कि रूटीन नेचर की नहीं होती है, तो सभी मेंबर्स की उसके ऊपर डिस्कशन होना जरूरी है, उनकी सहमति असहमति का यूज करना जरूरी है। नो, क्या कहा जा रहा है कि इफ अ रेजोल्यूशन इज असेंटेड टू by the requisite majority of the shareholder by means of postal ballot, it shall be deemed to have been duly passed in the general meeting convened in that behalf। मतलब क्या है कि अगर कोई भी मेजोरिटी आई, पोस्टल बैलेट के सारे रिजल्ट आए, उसके बेसिस पर हमने काउंट आउट करके जो भी रिजल्ट फाइनल डिस्क्लोज किया, तो उसके थ्रू अगर कोई भी मेजोरिटी बन रही है तो वो हमारा एक वही मेजोरिटी मानी जाएगी जैसे कि जनरल मीटिंग के अंदर पास हुआ, ठीक है ना। उसके अंदर कोई भी ऊंच नीच वाली चीज नहीं है कि हाँ भैया पोस्टल बैलेट से भी अगर मेजोरिटी बन रही है तो बात वही है, उसकी चीज पे भी उसको भी डिसीजन उसके अकॉर्डिंग ही लिया जाएगा। फिर आगे बात आती है, The section seek to provide that the central government may declare the items of business। अब बेसिकली सेक्शन के अंदर रिक्वायरमेंट क्या आ गई कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट को डिक्लेयर करेंगे, कुछ ऐसे लिस्ट डिक्लेयर करनी पड़ेगी जिसके अंदर पोस्टल बैलेट को कंपल्सरी यूज करना है, मतलब पोस्टल बैलेट के जरिए ही वो काम हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मीन यूज करो ना करो दैट इज ऑप्शनल, बट पोस्टल बैलेट इज मैंडेटरी। एंड अलॉन्ग विद दैट कुछ आइटम ऑफ बिजनेस ऐसे भी हैं जो कि हम ऑर्डिनरी बिजनेस को कहते हैं कि वो ऑर्डिनरी नहीं है, और उसके अंदर हमारे जो हमने पीछे देखा भी डायरेक्टर ऑडिटर का, उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है, ठीक है। तो ये तो बेसिकली अब पीछे की बातें थी, वो रिपीट नेचर में चल रही थी। अब कुछ उसके आगे नई बात आती है। नई बात क्या आती है कि ओनली दोज एसेंट और डिसेंट आर टू बी कंसीडर्ड व्हिच हैव बीन सेंट बाय द मेंबर्स विद इन 30 डेज एज प्रिस्क्राइब इन रूल नंबर 22। तो देखो रूल बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहा है, पहले 20 आया, फिर 21 आया, अभी रूल नंबर 22 है, जो क्या कह रहा है कि भैया हमने आपको नोटिस दे दिया, आपसे कहा कि आप इसका जवाब दो मुझे पोस्ट के जरिए, तो पोस्ट के जरिए आपका जवाब जो है वो कितने दिनों के अंदर आ जाना चाहिए, वो 30 दिन के अंदर आ जाना चाहिए, जो कि हमारा रूल नंबर 22 कहता है कि आपका जो जवाब है, चाहे आपका एसेंट हो चाहे आपका डिसेंट हो, मतलब चाहे आप एग्री करो चाहे आप डिसएग्री करो, 30 दिन के अंदर आपको जवाब हमें मिल जाना चाहिए, और उसके बेसिस पे हम चेक करेंगे कि भैया मेजोरिटी हुई है कि नहीं हुई, और मेजोरिटी अगर तय हो जाएगी तो उसके बेसिस पे उस रेजोल्यूशन को पास माना जाएगा। तो अब इसके बारे में डिटेल में देखते हैं कि भैया रूल 22 जो है वो क्या क्या मैनर प्रिस्क्राइब करता है रिगार्डिंग पोस्टल बैलेट। सबसे पहला पॉइंट आता है क्या, और अब ये प्रोसीजर देखने की किस तरीके से काम होगा, तो ये सीक्वेंस में चलेगा। क्या सीक्वेंस है, पहला कि भैया कंपनी जो है वो क्या करेगी, नोटिस भेजेगी, नोटिस के साथ एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भेजेगी। ड्राफ्ट रेजोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि पूरी जानकारी उसके अंदर होगी कि भैया क्या रेजोल्यूशन है, क्यों किया जा रहा है, उसके रिलेटेड सारी बातें इफ एंड बट सारा कुछ होगा, वो नोटिस के साथ भेजा जाएगा, और रिक्वेस्ट किया जाएगा किससे, जो भी हमारे शेयर होल्डर है, मेंबर है, कि भैया अपना एसेंट या डिसेंट जो भी है आपका, आप इस पे सहमत हो या सहमत नहीं हो, जो भी है इन राइटिंग हमें पोस्टल बैलेट के थ्रू हमें दे दो। कितने दिन के अंदर दे दो, विद इन 30 डेज। जो भी 30 दिन आपको बताए गए हैं वो 30 दिन के अंदर दे देना है। डिस्पैच ऑफ नोटिस मतलब मैंने एक बार नोटिस डिस्पैच कर दिया, उसके 30 दिन के अंदर मेरे पास जवाब आ जाना चाहिए। जवाब कैसे आएगा, तो पोस्टल बैलेट के अंदर दोनों चीजें कवर होती हैं, थ्रू पोस्ट भी हो सकता है या फिर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन भी हो सकता है, एज द केस में भी, तो जिसके थ्रू भी आप जवाब दे सकते हो, लेकिन 30 दिन के अंदर आपको जवाब दे देना है। हम जो नोटिस देंगे किसको, मेंबर को, वो कैसे कैसे देंगे, तो सेम पॉइंट चल रहा है जैसे पिछले सेक्शन में आया था, रजिस्टर्ड पोस्ट चल सकता है, स्पीड पोस्ट चल सकता है, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो भी है हमारे मेंबर्स की उस पर हम मेल कर सकते हैं, या फिर कोई कुरियर सर्विस अगर है तो कुरियर सर्विस के थ्रू भी उसको पहुंचाया जा सकता है। साथ में अब जब हम नोटिस दे देते तो हमने एक और चीज देखी कि एडवर्टीजमेंट का पॉइंट आता है। एडवर्टीजमेंट बेसिकली क्या है कि जो भी हमारी नोटिस की जानकारी होती है वो सारी जानकारी हम एडवर्टीजमेंट के थ्रू भी पहुंचाते हैं। एडवर्टीजमेंट जब भी होगा तो कहां होगा, न्यूज़पेपर में होगा, और न्यूज़पेपर जो होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है वर्नाकुलर लैंग्वेज का वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, और इंग्लिश लैंग्वेज का इंग्लिश न्यूज़पेपर। वर्नाकुलर जो न्यूज़पेपर होगा वो न्यूज़पेपर होना चाहिए जो कि हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस के डिस्ट्रिक्ट में, एरिया में उसको जनरली रोटेट किया जाता हो, वो सर्कुलेट होता हो, वहां के लोग उसको पढ़ते हो उस लैंग्वेज में, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद हमारा नोटिस डिस्पैच हो गया। अब जो सॉरी एडवर्टीजमेंट जो था वो हमारा पब्लिश हो गया। उस एडवर्टीजमेंट के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो क्या क्या चीजें होंगी। एडवर्टीजमेंट हम कब करेंगे, जब हमने नोटिस डिस्पैच कर दिया, नोटिस एक बार भेज दिया, तो नोटिस जिस दिन डिस्पैच हुआ उसी दिन हम करेंगे एडवर्टीजमेंट निकालेंगे। एडवर्टीजमेंट में क्या क्या लिखा होगा, एडवर्टीजमेंट में लिखा होगा कि कौन से ऐसे बिजनेस है जिसके ऊपर हम ट्रांजैक्ट करने वाले हैं, मतलब जिसके ऊपर चर्चा होने वाली है, और उसका हमें जो वोट है वो पोस्टल बैलेट के थ्रू चाहिए। इंक्लूड इसके अंदर हो जाता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीन भी ऑटोमेटिकली। उसके अंदर वो डेट भी लिखनी पड़ेगी, कौन सी डेट, जिस दिन आपने डिस्पैच कर दिया है नोटिस को, मतलब नोटिस अगर आपने डिस्पैच कर दिया तो वो डेट भी आपको लिखनी पड़ेगी कि भैया इस डेट को हमने डिस्पैच कर दिया है।
आपको डेट लिखनी पड़ेगी कि किस दिन से वोटिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, आपको डेट लिखना पड़ेगा कि कब आपका वोटिंग का डेट खत्म हो जाएगा, मतलब उसके बाद आप वोट नहीं कर सकते। ठीक है। फिर कहते हैं कि पोस्टल बैलेट अगर सपोज मेरे को मिला किसी का, मतलब हमने कंपनी ने नोटिस भेजा, सामने वाले ने जवाब भेजा, जवाब मेरे पास आया उस डेट के बाद, जो भी डेट हमने कहा था कि भैया इसके पहले पहले आ जाना चाहिए, अगर उस डेट के बियॉन्ड मेरे पास जवाब आता है तो उसको क्या माना जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा, मतलब उसको हम काउंट नहीं करेंगे, ना ही उसको एग्री में काउंट करेंगे, ना ही उसको डिसएग्री में काउंट करेंगे। ठीक है। अब सपोज करो कोई ऐसा पर्सन है जिसको हम नोटिस देते हैं और उसको वो नोटिस ना मिले, ऐसा भी पॉसिबल है कि उसको नोटिस ना मिले, हमने नोटिस दिया, रिजोल्यूशन दिया, उसको वो मिला ही नहीं, तो उस केस में वो क्या कर सकता है, वो अप्लाई कर सकता है कंपनी को, क्योंकि एडवर्टीजमेंट तो आएगी ना, एडवर्टीजमेंट पड़ेगा, उसमें लिखा जाएगा भैया नोटिस डिस्पैच कर चुके हैं, वो कहेगा है मेरे घर पे तो पहुंचा ही नहीं, तो वो क्या कर सकता है, वो कंपनी जाएगा, कंपनी को अप्लाई करेगा कि भैया मेरे पास नोटिस नहीं आया, मेरे को डुप्लीकेट दो, इसका डुप्लीकेट प्रोवाइड करो, पोस्टल बैलेट का फॉर्म दो डुप्लीकेट में, जिसके अंदर मैं जवाब लिख के दूंगा तुम्हें, तो वो उसको अप्लाई कर सकता है, डुप्लीकेट उसको कंपनी इशू करके देगी। नाउ अगेन यहां पे जब हम पब्लिश करेंगे, मतलब जब हम एडवर्टीजमेंट पब्लिश करेंगे, तो वहां पे जैसे हमने पिछले वाले सेक्शन में देखा था कि अगर ग्रीवेंसेस होती हैं तो उस केस में कौन उसको सुनेगा, उसकी प्रॉपर डिटेल हमने देखा था कि नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, उसका पर्टिकुलर एड्रेस क्या है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, ये 5 चीजें हमें अलग से देनी होती है, जो कि उस पर्सन की जो कि ग्रीवेंसेस को हैंडल करेगा, उसका सॉल्यूशन बताएगा, तो वो चीज आपकी यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो जाती है कि आपको कंटेंट डिटेल मेंटेन करनी पड़ेगी किसी एक ऐसे पर्सन की जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा सारे उस ग्रीवेंसेस को सॉल्व करने के लिए, जो भी उनसे पूछे जाएंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ पोस्टल बैलेट वोटिंग। ठीक है। अच्छा, फिर इस नोटिस जो भी है, इसको जो भी पोस्टल बैलेट का आपका नोटिस आपने भेजा है उसको आपको प्लेस करना पड़ेगा अपने कहां पे, वेबसाइट के ऊपर भी, और ये वेबसाइट के ऊपर कब तक पड़ा रहेगा, जब तक कि लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट जो होती है, मतलब जो आपके पास वोटिंग की पोस्टल बैलेट का जो आपका पेपर है वो रिसीव होने की लास्ट डेट थी, उस लास्ट डेट तक वो आपके जो वेबसाइट है उसके ऊपर वो पब्लिश रहना चाहिए, उसको वहां से आप हटाओगे नहीं। फिर अगेन बात आती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ पे अपॉइंट कर सकता है स्क्रूटनाइजर को। ध्यान दे, सेक्शन 108 में स्क्रूटनाइजर को अपॉइंट किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, 109 में स्क्रूटनाइजर को अपॉइंट किया चेयरमैन ने, 110 में अगेन स्क्रूटनाइजर को अपॉइंट कर रहा है, लेकिन कौन अपॉइंट कर रहा है यहाँ पे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ये चीज को थोड़ा सा डिफरेंस आपको मेंटेन करके रखना है कि स्क्रूटनाइजर अपॉइंट तो हो रहा है लेकिन अपॉइंट करने वाले पर्सन बदल जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो फिर यहाँ पे बात आती है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है स्क्रूटनाइजर को। स्क्रूटनाइजर जो होगा वो ऑब्वियस सी बात है वैसा पर्सन होगा जो कि एम्प्लॉयमेंट में नहीं होना चाहिए, और वो इस पूरे पोस्टल बैलेट के प्रोसेस को अच्छे से फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में करवा सकता है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है। अच्छा जी, फिर अगेन वो वाली चीज आती है जैसा पॉइंट पीछे रिपीट हुआ था कि भैया जो स्क्रूटनाइजर अपॉइंट किया जाएगा वो विलिंग टू बी अपॉइंटेड होना चाहिए, ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसको कि अपॉइंट किया जा सकता है, उसको भी कोई दिक्कत नहीं है अपॉइंट होने में, नंबर 1। और नंबर 2 कि वो एंड बी अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ असर्टेनिंग द रिक्विसाइड मेजोरिटी, मतलब वो अवेलेबल है कि मेजोरिटी जो चीजें होंगी वो चीजों को वो प्रॉपरली तरीके से रिक्विसाइड मैनर में करवा सके। नाउ पोस्टल बैलेट रिसीव बैक, अब जब हमारे पास पोस्टल बैलेट आ गए, जब लोगों के पोस्टल बैलेट आने थे वो प्रॉपर रिसीव हो गए, विद इन 30 डेज जो रिसीव होना चाहिए था वो रिसीव हो गया, उसको हमें काउंट करना है। तो जो भी पोस्टल बैलेट आएगा उसको हम कहां रखेंगे, तो उसको रखा जाएगा सेफ कस्टडी के अंदर। सेफ कस्टडी किसकी होगी, ऑब्वियस सी बात है स्क्रूटनाइजर की होगी। जब भी जितनी चीजें भी आ जाएंगी उसको रखा जाएगा कहां पे, स्क्रूटनाइजर के पास रखा जाएगा। और जो भी हमारे पास पोस्टल बैलेट आए हैं उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, मतलब पोस्टल बैलेट जितने भी हमारे पास रिसीव हुए हैं उसको संभाल के रखा जाएगा, सेफ कस्टडी में लिखा जाएगा, और उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा, ना ही उन शेयर होल्डर की आइडेंटिटी डिक्लेयर की जाएगी जिन लोगों ने भी पोस्टल बैलेट के थ्रू अपना जवाब दिया। मतलब द थिंग इज उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल अच्छे से सेफ कस्टडी में उसको संभाल के रखने की जिम्मेदारी आ जाती है किसकी, स्क्रूटनाइजर की। फिर बात आती है स्क्रूटनाइजर क्या बनाएगा, उसके ऊपर ऑब्वियस बात है रिपोर्ट बनाएगा, कितने दिन के अंदर बताएगा, तो उसको कहा गया भैया जितनी जल्दी बना सकते हो बना लो, लेकिन 7 दिन से ज्यादा मत लगाना, जितनी जल्दी बना सकते हो आपको बनाना है, लेकिन 7 दिन से ज्यादा नहीं लगाना। तो वही मैक्सिमम डेज यहाँ पे 7 डेज है, जो कि पिछले सेक्शन में भी आपको 7 दिन ही मिले थे। ओके, फिर यहाँ पे भी एक बात आती है कि भैया रजिस्टर मेंटेन करेगा। रजिस्टर मेंटेन की परंपरा भी आपने पिछले वाले सेक्शनों में देखी है। क्या देखा है कि भैया स्क्रूटनाइजर को मेंटेन करना पड़ता है एक रजिस्टर, जो कि या तो मैनुअली होगा या तो इलेक्ट्रॉनिक होगा। उसके अंदर बेसिकली क्या लिखेगा वो कि कितने लोगों के एसेंट है, कितने लोगों के डिसेंट है, उनके पर्टिकुलर्स मेंशन करेगा। उन लोगों के पर्टिकुलर्स का मतलब कि जिन लोगों ने वोट दिया है एसेंट या डिसेंट के फेवर में, उनका क्या नाम है, उनका क्या एड्रेस है, उनका क्या फोलियो नंबर है, उनकी क्या क्लाइंट एडी है, अगर उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीन को यहाँ पे यूज किया है तो, नंबर ऑफ शेयर्स उन्होंने कितने हेल्ड कर रखे हैं, क्या उनका नॉमिनल वैल्यू है, और अगर उनके शेयर्स पे डिफरेंशियल वोटिंग राइट है तो वो भी आपको उसके अंदर मेंटेन करना होगा। अलॉन्ग विद दैट अगर आपके पास कोई पोस्टल बैलेट ऐसा रिसीव हुआ है जो कि डिफेस्ड है या म्यूटिलेटेड है, डिफेस्ड या म्यूटिलेटेड का मतलब क्या होता है, फटा उठा आया है, पढ़ने में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, इस टाइप का अगर पोस्टल बैलेट है तो उसकी डिटेल भी आपको अलग से वहां पे मेंटेन करके रखनी है। अलॉन्ग विद दैट अगर कोई पोस्टल बैलेट ऐसा है जो कि इनवैलिड है, इनवैलिड का मतलब कि अगेन वही साइनिंग वाइनिंग के उसके अंदर दिक्कतें हैं, या फिर वो टेम्पर किया गया है, या फिर उसमें ओवर राइटिंग है, तो इस सिनेरियो के अंदर उसकी डिटेल भी आपको रजिस्टर के अंदर मेंटेन करके रखनी है।
फिर बात आती है कि जो आपका पोस्टल बैलेट है और उसके अलावा और भी जितनी डिटेल्स होगी, बैलेट पेपर वगैरह हो गए या रजिस्टर हो गए, जितनी भी चीजें होंगी, ये सारी चीजें होंगी किसके पास? स्क्रूटनाइजर के पास। कब तक स्क्रूटनाइजर की सेफ कस्टडी में रहेगी? जब तक कि चेयरमैन उन सारी चीजों को देख नहीं लेता, अप्रूव नहीं कर देता, और जो साइनिंग है वो प्रॉपर साइन करके उसको सारी दस्तावेज को मिनट्स में रिकॉर्ड नहीं कर देता। मतलब एक बार उसने मिनट्स में रिकॉर्ड कर दिया तब हमारा माना जाता है कि प्रॉपर काम कंप्लीट हो गया, रेजोल्यूशन पास हो गया। ठीक है, तो एक बार मिनट में हो गया तो उस जब तक वो सारी जो है वो किसकी कस्टडी में रहेगा? हमारे स्क्रूटाइजरी कस्टडी में रहेगा। और एक बार ये सारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो पोस्टल बैलेट हो गए, सारे पेपर्स हो गए, रजिस्टर हो गए, ये सारी चीजें हैंड ओवर कर दी जाएगी किसको? कंपनी को। कंपनी का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, और वो इसको प्रिजर्व करके रखेगी बिल्कुल अच्छे से, सेफ्टी के साथ। इसको डिस्ट्रॉय वो नहीं करेगी, ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। उसके बाद फिर कहा गया यहाँ पे कि भैया कोई भी एसेंट या डिसेंट एज द केस में भी जो भी रहा हो, वो जो रिसीव अगर कंपनी को होता है सपोज 30 दिन के बाद, कोई ऐसा चिट्ठी, कोई ऐसा जवाब है जो पोस्ट के जरिए 30 दिन के बाद आया, तो उसको ऐसा माना जाएगा जैसे कि वो जवाब आया ही नहीं। मतलब आपको उसको टोटली इग्नोर कर देना है। फिर बात आती है रिजल्ट्स की। तो रिजल्ट की परंपरा आपने सब में सेम देखी कि जो भी रिजल्ट आपको मिलता है, जो भी उसका रिजल्ट आया, उस पूरे प्रोसेस से जो भी रिजल्ट निकला है, अलॉन्ग विद जो स्क्रूटनाइजर का रिपोर्ट होता है, उसको हमें पब्लिश करना होता है, उसको प्लेस करना होता है कहां पे? कंपनी की वेबसाइट के अंदर। ठीक है, फिर बात करता है कि यहाँ पे जैसे आपने देखा कि यहाँ पे दोनों चीजें आई। यहाँ पे पोस्टल बैलेट में क्या देखा आपने कि पोस्ट भी आया और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड भी आया। तो कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक मोड का अगर यूज हो रहा है इसके अंदर, तो इलेक्ट्रॉनिक मोड के ऊपर जो आपने रूल नंबर 20 देखा था वो एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएगा अगर वोटिंग हुई है इलेक्ट्रॉनिक मीन के जरिए। तो सपोज करो 100 मेंबर थे, 20 मेंबर ने इलेक्ट्रॉनिक मीन को यूज किया, बाकी ने नहीं किया, तो उस 20 मेंबर के ऊपर जो रूल लगेगा वो कौन सा लगेगा? रूल नंबर 20 एप्लीकेबल होगा एज इट इज, जो कि अप्लाई हुआ करता था इन केस ऑफ वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन। ठीक है, फिर बात आती है कौन कौन से ऐसे बिजनेस है जहां पे पोस्टल बैलेट के थ्रू ही वोटिंग करवाया जाता है। जो आपने ऊपर देखा था कि लिस्ट है ऐसे बिजनेसेस की जिसको कि आप पोस्टल बैलेट के थ्रू ही करवाओगे, तो वो लिस्ट की बात करते हैं। वो लिस्ट है आपकी कुछ इस प्रकार से। नंबर 1 आता है आपका अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज। मतलब कि अगर आप ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर चेंजेस कर रहे हो तो आपको पोस्टल बैलेट से ही लेना पड़ेगा। आपको वोटिंग जो है उसके ऊपर कितने लोग एग्री हैं, कितने लोग डिसएग्री हैं। तो अगर आप मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर अल्टरेशन करते हो तो उस केस में आपको जो वोटिंग है वो लेनी पड़ेगी बाय वे ऑफ पोस्टल बैलेट। अगला आता है अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मतलब क्या है कि अगर आप एओए के अंदर अल्टरेशन कर रहे हो, एओए के अंदर अल्टरेशन कर रहे हो, किस टाइप का अल्टरेशन? जैसे कि अगर आप प्राइवेट लिमिटेड वर्ड को इंक्लूड कर दोगे, जैसे कि लिमिटेड था प्राइवेट इंक्लूड कर दोगे तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जाएगी। एज द केस में भी एक एग्जांपल है बेसिकली। कोई भी इस टाइप की अल्टरेशन आप अगर एओए के अंदर कर रहे हो तो उस अल्टरेशन के लिए भी आपको क्या लेना पड़ेगा? अप्रूवल बाय वे ऑफ पोस्टल बैलेट। उसके बाद बात आती है चेंज इन प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड द लोकल लिमिट्स। अब लोकल लिमिट्स के अंदर हम चेंज करते हैं, आपने देखा है कि ये जो अल्टरेशन होती थी तो एक होता था लोकल लिमिट्स के अंदर होता है, एक बियॉन्ड होता है, स्टेट के बाहर जा रहा है। द थिंग इज कि अगर आउटसाइड लोकल लिमिट्स आप अगर रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज कर रहे हो तो उस केस में भी आपको अप्रूवल चाहिए, जो कि चाहिए बाय वे ऑफ पोस्टल बैलेट। फिर बात आती है कि अगर आप ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हो और आपकी कंपनी ने कोई पैसा रेज किया हुआ था उस ऑब्जेक्ट के बदले जो कि आप चेंज करने जा रहे हो, और उस पैसे को अभी तक आपने यूटिलाइज नहीं किया है, मतलब उस पैसे का कुछ भी हिस्सा आपका अनयूटिलाइज बचा हुआ है, और तब भी आपको देखा था कि कुछ कंडीशंस हुआ करती थी जहां की आप ऐसा कर पाते थे, बट कर तो पा रहे हो, लेकिन उस केस में भी आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी किससे? मेंबर से। और वो मेंबर से जो वोटिंग ली जाएगी वो वोटिंग ली जाएगी बाय वे ऑफ पोस्टल बैलेट। फिर अगली बात आती है कि अगर आप शेयर्स इशू कर रहे हो विद डिफरेंशियल राइट आपने देखा था कि शेयर्स इशू किए जा सकते हैं डिफरेंशियल राइट्स के साथ, तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको अप्रूवल चाहिए होती थी, और वो अप्रूवल जो लेनी पड़ेगी वो आपको कैसे लेनी पड़ेगी? पोस्टल बैलेट के जरिए। फिर आपने सेक्शन 48 देखा था वेरिएशन इन राइट्स की। अगर आपने ऑलरेडी अलग अलग राइट्स से इशू कर रखे हैं और उसके राइट्स में अगर आप कुछ चेंजेस करने जा रहे हो तो उसके प्रोविजन है सेक्शन 48 के अंदर, तो अगर उस टाइप की वेरिएशन भी की जा रही है तो उसके अंदर भी आपको अप्रूवल लेनी होती है बाय वे ऑफ पोस्टल बैलेट। अगर आप बायबैक कर रहे हो एज पर सेक्शन नंबर 68 जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो अगर बायबैक का सिनेरियो भी तो उसके अंदर भी आपको अप्रूवल लेनी होगी बाय वे ऑफ पोस्टल बैलेट। अगर आप डायरेक्टर्स का इलेक्शन हो रहा है, मतलब डायरेक्टर को चुना जा रहा है, अपॉइंट किया जा रहा है एज पर सेक्शन 151, तो उस केस में भी आपको पोस्टल बैलेट की यूज करनी पड़ेगी। फिर बात करते हैं अगर आप कोई भी अपना अंडरटेकिंग, मतलब कंपनी का कोई ऐसा पार्ट है, कोई ऐसा अंडरटेकिंग है जिसको आप सेल कर रहे हो, या तो पूरा का पूरा या फिर उसका सब्सटेंशियल पोर्शन, अगर आप उसको डिसकंटिन्यू कर रहे हो, जैसे कि डिसकंटिन्यू ऑपरेशन भी कह सकते हो, कि कोई भी ऐसा ऑपरेशन, कोई भी ऐसा अंडरटेकिंग जो कि कंपनी का एक अच्छा खासा भाग है उसको आप सेल कर रहे हो या फिर उसका एक अहम भाग आप बेच रहे हो, तो उन दोनों सिनेरियो के अंदर आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा बाय वे ऑफ पोस्टल बैलेट। अगर आप लोन्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हो या गारंटी वगैरह एक्सटेंड कर रहे हो या किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी दे रहे हो जो कि सेक्शन 186 के अंदर डील की जाती है, तो उस सिनेरियो के अंदर, मतलब उसके बियॉन्ड जाती है, जो भी सेक्शन 186 के अंदर लिमिट बताई गई है उसके बियॉन्ड जाके आप लोन दे रहे हो, गारंटी दे रहे हो या फिर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो, तो उस केस में भी आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा किसके थ्रू? पोस्टल बैलेट।
ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ कंडीशंस, कुछ सिनेरियोज हैं जो आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि किस किस सिनेरियो के अंदर पोस्टल बैलेट की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हो जाती है। नाउ क्या कह रहा है फिर, प्रोवाइडेड दैट द एनी अफोरसेड आइटम ऑफ द बिजनेस अंडर दिस सब रूल रिक्वायर्ड टू बी ट्रांजैक्टेड बाय मींस ऑफ पोस्टल बैलेट मे ट्रांजैक्टेड एट द जनरल मीटिंग। मतलब आप पोस्टल बैलेट तो कर ही रहे हो, आप चाहो तो उसको जनरल मीटिंग में ट्रांजैक्ट कर सकते हो बाय अ कंपनी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द फैसिलिटी टू मेंबर्स टू वोट बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस अंडर सेक्शन 108 इन द मैनर प्रोवाइडेड इन दैट सेक्शन। ठीक है ना, तो आप चाहो तो जो लोग मीटिंग अटेंड कर सकते हो तो मीटिंग में भी उसके ऊपर चर्चा की जा सकती है और उनसे वोटिंग लिया जा सकता है एज पर सेक्शन 108। लेकिन मुद्दा यह है कि पोस्टल बैलेट जरूरी है, मतलब जो लोग अटेंड नहीं कर पाएंगे उनकी वोट भी आपको लेनी पड़ेगी, उनकी सहमति असहमति भी जानना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है इन सिनेरियो के अंदर। फिर इसके अंदर एक एक्सेप्शन है बेसिकली कि किन किन को पोस्टल बैलेट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ओबीसी की बात करें तो उन्हें पोस्टल बैलेट यूज नहीं करना है, या फिर कोई भी ऐसी कंपनी जिसके अंदर जो मेंबर्स हैं आपके वो 200 से कम है तो उनको पोस्टल बैलेट यूज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उनके ऊपर ये कंप्लाई नहीं होता। किनके ऊपर, नंबर 1 ओबीसी, नंबर 2 एनी अदर कंपनी। एनी अदर कंपनी में ये नहीं कहा जा रहा प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, कोई भी ऐसी कंपनी जिसके मेंबर जो है वो कितने हैं, 200 से कम, तो उस सिनेरियो में भी आपको पोस्टल बैलेट की एप्लीकेबिलिटी नहीं आती है। नाउ एक छोटा सा एग्जांपल है, कह रहा है हाउ डज द काउंटिंग हैपन एट द टाइम ऑफ पोस्टल बैलेट। तो काउंटिंग किस तरीके से होती है तो आपको पता होना चाहिए। अब इसको एक तरीके से मैं पूरा पढ़ देता हूं, ठीक है, इंपॉर्टेंट आंसर है और फिर समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट अ मेंबर हु इज वोटिंग बाय वे ऑफ पोस्टल बैलेट ही वोट्स इन प्रोपोर्शन टू हिज शेयर। ठीक है जी, जो उसका शेयर है उसके प्रोपोर्शन में वोट करता है, जितने उसने शेयर होल्ड कर रखा है उस अकॉर्डिंग उसके पास वोटिंग राइट होंगे। बहुत बढ़िया। To his share in paid up share capital of the company, and in this regard he need not to use all his votes। पहला, he need not to use all his votes and votes, not does he need to use all his votes in a same way। मतलब एक ये भी जरूरी नहीं है कि वो सारे वोट को यूज करे, एक ये भी जरूरी नहीं है कि वो सारे वोट को एक ही जैसा यूज करे। मतलब एक ही चीज को चाहे वो अप्रूव करना तो सारे वोट को वो अप्रूव में लगाए, कुछ को वो अनअप्रूव में भी लगा सकता है। थिंग इज कि वो सेम वे में यूज करे और सभी वोट को यूज करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कुछ वोट को वो यूज ही ना करे, वो कहेगी जब मेरे पास 10% वोट है मैं 2% वोट दे रहा हूं, 8% यूज ही नहीं कर रहा, तो ऐसा भी किया जा सकता है। Therefore, 4 types of ballots may be received from the shareholders। 4 तरीके के बैलेट जो है वो रिसीव हो सकते हैं। पहला वो जिसके अंदर लिखा हुआ है कि वो सहमत है, दूसरा वो जिसमें लिखा हुआ है कि वो असहमत है, तीसरा वो बैलेट्स वेयर इन द मेंबर्स हैज वोटेड पार्शियली असेंटिंग, मतलब थोड़ा सा वो सहमत है, पार्शियली डिसेंटिंग थोड़ा सा वो असहमत है। ये तो एक पॉइंट हो गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है यूजिंग नॉट ऑल हिज शेयर्स इन अ पर्टिकुलर वे, सारे शेयर्स को वो अपने सारे राइट्स को यूज ही नहीं कर रहा, ठीक है, कुछ को यूज कर रहा है बाकी को यूज ही नहीं कर रहा, तो ऐसा भी वो कर सकता है। इस टाइप का भी बैलेट आपका मिल सकता है। और लास्ट होता है आपका इनवैलिड। इनवैलिड आपको पता ही है, जिसके अंदर क्या है कि उसका वोट हमारे पास आया ही नहीं, या फिर आया तो उसका सिग्नेचर मिसमैच थे, ओवर राइटिंग थी, इस टाइप की चीजें होती है तो हम उसको बोलते हैं कि वो क्या है, हमारा इनवैलिड बैलेट है। तो इस 4 टाइप के बैलेट होते हैं, इनको कंसीडर करते हुए, इनको देखते हुए, इनके मद्देनजर रखते हुए काउंटिंग की जाती है पोस्टल बैलेट की। ठीक है, चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 110। वोटिंग का पूरा पोर्शन हमारा यहाँ पे आ जाता है खत्म। एक बिल्कुल सेपरेट चर्चा होगी हमारे नेक्स्ट पार्ट।